एक चाय वाले का सपना। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में अर्जुन अपने माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थीं। गरीबी ऐसी कि कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था, वह कुछ बनना चाहता था, ऐसा कुछ जिससे उसका परिवार गर्व कर सके और उसका गांव भी। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल से लौटते ही वह पास की एक चाय की दुकान पर काम करता, बर्तन धोता, चाय बनाता, ग्राहकों को सर्व करता। वहां बैठने वाले कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे छोड़ो ये किताबें, आखिर में तो चाय ही बनानी है ना। लेकिन अर्जुन चुपचाप सब सहता और अपने सपने को दिल से लगाए रखता। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने गांव के स्कूल के मास्टर जी से पुरानी किताबें मांगी। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। गांव के पास कोई कोचिंग नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन अर्जुन ने अखबार में यूपीएससी की परीक्षा के बारे में पढ़ा। उसे लगा, अगर मैं ये परीक्षा पास कर लूं तो सब बदल सकता है। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, वह एक दिन अफसर जरूर बनेगा। अगले 4 साल तक अर्जुन ने दिन रात एक कर दिए। चाय बनाते हुए भी उसके मन में इतिहास के साल गूंजते रहते। ग्राहकों को चाय देते हुए वह मन ही मन संविधान के अनुच्छेद दोहराता। और फिर वह दिन आया जब उसका चयन यूपीएससी में हुआ। वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसके फोटो को गर्व से दिखा रहे थे। अर्जुन ने सबसे पहले अपने गांव में एक पुस्तकालय और एक आधुनिक स्कूल खुलवाया। उसने कहा, अगर मेरे जैसे एक गरीब लड़के का सपना पूरा हो सकता है, तो हर बच्चे का हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत और विश्वास की। कहानी से सीख, कभी भी अपने हालात को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगर आपके पास सपने हैं, मेहनत है और भरोसा है, तो कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक छोटी सी चिंगारी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। माँ घर का काम संभालती और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। उसके पास स्कूल की किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वह गांव के स्कूल में बैठकर पुराने रजिस्टरों और दूसरे बच्चों की छोड़ी हुई किताबों से पढ़ाई करता था। जब बाकी बच्चे खेलते, अर्जुन किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरा क्या होगा अर्जुन, तू भी अपने बाप की तरह खेतों में काम करेगा, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं। लेकिन अर्जुन को अपनी मेहनत पर विश्वास था। उसने ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। वह सुबह सुबह उठकर पहले खेतों में काम करता, फिर दोपहर में गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता, जिससे थोड़े पैसे मिल जाते। उन पैसों से वह पुरानी किताबें और स्टेशनरी खरीदता। रात को दीपक की हल्की रोशनी में वह खुद पढ़ाई करता। समय बीतता गया। अर्जुन ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, फिर कॉलेज में दाखिला लिया। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, जैसे दूध बांटना, किराने की दुकान पर काम करना और ट्यूशन पढ़ाना, बस इसलिए कि उसकी पढ़ाई जारी रह सके। जब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तब कई बार उसे भूखा सोना पड़ा। कई बार उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हर असफलता को सीखने का मौका समझा। आखिरकार 5वीं बार प्रयास में उसने देश की एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। जब उसके रिजल्ट का नाम अखबार में छपा, पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो उसे किसान का बेटा कहकर ताना मारते थे,
अब उसके सम्मान में खड़े हो गए। आज अर्जुन एक ऊंचे पद पर काम कर रहा है, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अब भी अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करता है और एक फ्री कोचिंग सेंटर चला रहा है ताकि कोई और बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों को ना छोड़े। सीख: सपने सिर्फ वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर मन में दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। माँ और पत्नी का अधिकार। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी परवरिश उसकी माँ शारदा देवी ने बड़े संघर्षों से की थी। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 10 साल का था। माँ ने सिलाई कढ़ाई कर उसे पढ़ाया, काबिल बनाया और इंजीनियरिंग तक पहुंचाया। समय बीता और राजेश की शादी राधिका से हो गई, जो एक समझदार, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जब शारदा देवी गांव छोड़कर बेटे के पास शहर रहने आईं, तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। शुरुआत में तो राधिका बहुत विनम्रता से पेश आती, लेकिन समय के साथ वह मां के हर सुझाव को पुराना सोच समझने लगी। दूसरी ओर शारदा देवी को यह लगता कि राधिका घर के रीति रिवाज और मर्यादाओं का पालन नहीं करती। टकराव की शुरुआत। एक दिन राधिका ने राजेश से कहा, राज, मैं बहुत थक गई हूँ। हर बात में माँ का हस्तक्षेप होता है। ये घर मेरा भी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं किराएदार हूँ। या तो हम अलग रहें या मुझे माँ के साथ नहीं रहना। राजेश चुप रहा, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। उस रात वह काफी देर तक छत पर बैठा रहा। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ, जिसने उसकी हर जरूरत के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी। दूसरी तरफ पत्नी, जो अब उसके जीवन की नई जिम्मेदारी थी। निर्णय का दिन। अगली सुबह राजेश ने माँ और राधिका दोनों को एक कमरे में बुलाया। राजेश, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे बीच खिंचाव है, लेकिन आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, तकलीफों में पाला, अपने सुखों को त्याग कर मुझे पढ़ाया, और आज जो मैं हूँ, वो सिर्फ आपके कारण हूँ। फिर वह राधिका की ओर मुड़ा, राधिका, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरी हर खुशी तुम्हारे साथ है। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। फिर उसने भावुक होकर कहा, अगर मैं माँ को छोड़ दूं, तो मैं एक अच्छा बेटा नहीं। और अगर मैं तुम्हारे साथ अन्याय करूं, तो मैं एक अच्छा पति नहीं। मुझे एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों को साथ जोड़ना है। दिल को छू लेने वाला मोड़। शारदा देवी ने राजेश का हाथ धीरे से छोड़ा और मुस्कुराई, बेटा, एक माँ का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को खुश देखे, चाहे उसे खुद पीछे क्यों न हटना पड़े। अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है, तो मैं गांव लौट जाऊंगी। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैरों पर गिरते हुए कहा, माँ, नहीं, आज मुझे समझ में आया कि आप सिर्फ राजेश की माँ नहीं, मेरी भी माँ है। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आज से ये घर आपका है और मैं आपकी बेटी। शारदा देवी की आंखें नम हो गईं और वह राधिका को गले से लगा लेती हैं। अंतिम पंक्तियां। उस दिन से घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। माँ और बहू दोनों ने एक दूसरे को अपनाया और राजेश का घर एक सच्चा स्वर्ग बन गया, जहाँ अधिकार नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी का राज था। सीख: संबंधों में अधिकार नहीं, समझदारी, सम्मान और प्यार होना चाहिए। माँ और पत्नी दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं, और दोनों का संतुलन ही एक खुशहाल परिवार की कुंजी है। पति और पत्नी की कहानी। राज और काव्या की शादी को 10 साल हो चुके थे।
दोनों की मुलाकात एक अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी। शादी के पहले दिन से ही राज कम बोलने वाला, गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि काव्या जिंदादिल और बातूनी थी। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उनका मेल ज्यादा नहीं है, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। काव्या अक्सर शिकायत करती, तुम मुझसे कभी आई लव यू क्यों नहीं कहते? राज मुस्कराते हुए जवाब देता, मैं हर दिन अपने काम से ये बात साबित करता हूँ, क्या वो काफी नहीं? काव्या फिर भी मन ही मन चाहती थी कि राज कभी तो सीधे दिल की बात कहे। उसे वो फिल्मी पल चाहिए था जब पति आंखों में देखकर कहे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर राज कभी जुबान से ऐसा कुछ नहीं कहता। समय बीतता गया, 2 बच्चे हुए, जिंदगी जिम्मेदारियों में उलझती गई। प्यार अब शब्दों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में बसा हुआ था। राज का बिना कहे स्कूटर तैयार करना, काव्या का उसके कपड़े प्रेस कर देना, चाय का कप बिना कहे सामने रख देना। एक दिन काव्या अचानक तेज बुखार और कमजोरी से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने वायरल बताया और कम से कम 1 हफ्ते के बेड रेस्ट की सलाह दी। राज, जो कभी किचन में घुसा तक नहीं था, अब हर सुबह बच्चों को तैयार करता, उन्हें स्कूल छोड़ता, ऑफिस से जल्दी लौटता, काव्या को दवा देता, खाना बनाता, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। काव्या कभी कभी उसकी ओर देखती, उसका पसीने से भरा चेहरा, थके हुए हाथ, और फिर भी हर बार उसका मुस्कुराता चेहरा। एक रात जब राज उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रहा था, काव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, राज, तुमने कभी मुझसे आई लव यू नहीं कहा, लेकिन इस 1 हफ्ते में तुमने हर दिन, हर काम से बार बार ये बात कही है। राज ने उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, काव्या, जब तुम ठीक होती हो तो पूरा घर चलता है। आज जब तुम बीमार पड़ी हो, तब समझ आया कि तुम्हारा होना ही मेरी दुनिया है। शब्दों में क्या कहूँ, अगर तुम ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है, जो बिना कहे समझा जाए, जो बिना दिखावे के हर दिन निभाया जाए। अगले दिन जब वह थोड़ा ठीक हुई, तो उसने राज के लिए एक चिट्ठी लिखी। तुम्हारा हर छोटा काम मेरे लिए एक आई लव यू है। अब मुझे शब्द नहीं चाहिए, तुम्हारे होने से ही सब पूरा है। राज ने चुपचाप वो चिट्ठी पढ़ी, मुस्कुराया, और पहली बार काव्या का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आई लव यू। सीख, प्यार का इजहार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका निभाया जाना। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें 2 लोग बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। चोट खाकर भी जीतने वाला मेढक। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। एक तालाब के पास 2 मेढक रहते थे, छोटू और मोटू। दोनों अच्छे मित्र थे और साथ में खेलते, कूदते और जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। पानी की तलाश में दोनों मेढक दूर दूर तक घूम रहे थे। चलते चलते वे एक किसान के घर के पास आ पहुंचे जहां एक बड़ा मटका दूध से भरा हुआ था। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा दूध पी लिया जाए। जैसे ही वे मटके की ओर झुके, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों सीधे मटके में गिर पड़े। मटका गहरा था और चिकना भी। दोनों मेंढकों ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बार बार फिसल जाते। ऊपर की सतह तक पहुंचते ही दीवार से हुआ कर नीचे गिर जाते। कुछ देर बाद छोटू थक गया। उसने निराश होकर कहा, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से निकल पाएंगे। ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मोटू ने कहा, नहीं दोस्त, हम कोशिश करते रहेंगे। जब तक जीवन है, तब तक उम्मीद है। अगर हमने कोशिश छोड़ दी तो निश्चित ही हम डूब जाएंगे। छोटू ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं बची। अब ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर छोटू ने संघर्ष करना बंद कर दिया।
वह धीरे धीरे दूध में डूब गया और उसकी जान चली गई। अब मोटू अकेला था। डर, थकावट और दुख के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह लगातार हाथ पैर चलाता रहा। उसके मन में एक ही विचार था, अगर मैं रुका तो मैं भी डूब जाऊंगा, लेकिन अगर मैं चलता रहा तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। घंटों तक संघर्ष करते करते अचानक उसे महसूस हुआ कि दूध में कुछ बदलाव हो रहा है। उसका पैर किसी ठोस चीज पर टिका। वह चौंका, यह मक्खन था। उसके लगातार पैर चलाने से दूध मथ गया था और मक्खन की परत जम गई थी। अब उसके पास एक सहारा था। उसने ताकत जुटाई, मक्खन पर चढ़ा और एक छलांग में बाहर आ गया। वह मटका छोड़कर अपने तालाब की ओर लौट आया, थका हुआ लेकिन जीवित। और सबसे बड़ी बात, एक सीख लेकर कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सीख, जीवन में कठिन परिस्थितियां जरूर आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक प्रयास करता है वही सच्चा विजेता होता है। हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जब तक सांस है तब तक आशा है। आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपलपुर में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और संतोष की भरमार थी। उसका जीवन उसकी पत्नी सीता और 6 साल की बेटी गुड़िया के इर्द गिर्द ही घूमता था। वे तीनों झोपड़ी जैसे छोटे से घर में रहते थे, लेकिन दिल इतने बड़े थे कि कोई भी उनसे मिलकर सुकून पा जाता। रामू खेतों में दिन रात पसीना बहाता और सीता घर व खेत का सारा काम संभालती थी। गुड़िया तो जैसे उनके जीवन की रोशनी थी, चुलबुली, हंसमुख और बहुत समझदार। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जरूर थी। गरीबी में भी एक अजीब सी खुशी थी। एक हादसा जो सब बदल गया। एक दिन गांव में बताया गया कि शहर में खेती से जुड़ी एक सरकारी योजना के लिए रामू को वहां जाना होगा। सीता ने उसका खाना बांधा और गुड़िया ने उसे एक फूल दिया। बाबा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये आपको मेरी याद दिलाएगा। रामू साइकिल से शहर गया, लेकिन लौटते वक्त एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लोग अस्पताल ले गए, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह जिंदा नहीं बचा। खबर जब गांव पहुंची तो सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया कुछ समझ नहीं पा रही थी, सिर्फ मां को रोते हुए देखती रही। संघर्षों की नई शुरुआत। रामू के जाने के बाद जैसे सब सूना हो गया। खेत अब वीरान हो गए। सीता ने जानवर बेच दिए और दूसरों के घर काम करने लगी। कभी खेतों में मजदूरी करती तो कभी लोगों के कपड़े धोती। हर दिन एक जंग बन गया था, लेकिन उसकी जंग सिर्फ पेट भरने की नहीं थी। वो गुड़िया को स्कूल भेजना चाहती थी, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। गुड़िया को भी अपने पापा की बहुत याद आती थी। वह अक्सर पूछती, माँ, पापा कब आएंगे? सीता उसे गले से लगाकर बस रो देती, वो तारे में रहते हैं अब, ऊपर से हमें देखते हैं। एक और इम्तिहान। एक रात गुड़िया को तेज बुखार हो गया। जब 2 दिन बाद भी हालत नहीं सुधरी, तो गांव के वैद्य ने कहा कि बच्ची को तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। वहां इलाज होगा तो बचने की उम्मीद है, वरना। सीता के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी बची खुची सोने की चूड़ी बेची, लोगों से उधार मांगा, लेकिन 5000 रुपये अब भी कम पड़ रहे थे। उस रात वह चूल्हे के पास बैठी थी, जहां अब आग नहीं जलती थी, सिर्फ आंसू बहते थे। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और उसमें एक चिट्ठी लिखी, रामू के नाम। रामू, तुम तो चले गए, लेकिन अपनी बेटी को कैसे जाने दूं? उसकी सांसें अब भी चल रही हैं, लेकिन कब तक, ये नहीं पता। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब बेच दिया। अगर सुबह तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो हमारी गुड़िया भी तुम्हारे पास आ जाएगी। उसे वहां थाम लेना, वो बहुत डरती है अंधेरे से। और हाँ, उसके साथ वैसा ही खेलना जैसे तुम रोज शाम को खेलते थे। वो इंतजार करती है, तुम्हारी सीता। चमत्कार। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने गांव के बूढ़े बाबा खड़े थे, जो कभी कभी रामू के साथ खेतों में काम कर चुके थे।
उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। बाबा बोले, बेटी, ये रामू मरने से पहले मेरे पास रख गया था। बोला था, अगर कभी सीता और गुड़िया को जरूरत हो तो देना, वरना ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। सीता ने थैला खोला, अंदर ठीक वही 5000 रुपये थे। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। वो चिट्ठी अब आंसुओं से भीग चुकी थी। ये चमत्कार नहीं, रामू का आखिरी प्यार था, जो समय पर आ गया। गुड़िया को शहर ले जाया गया, इलाज हुआ और वो बच गई। समाप्ति, लेकिन अधूरी नहीं। अब सीता फिर से काम करती है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं है। हर शाम वह रामू की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाती है और कहती है, तुमने आज भी अपनी बेटी को बचा लिया रामू। तुम अब भी हमारे साथ हो, हर सांस में। गुड़िया स्कूल जाती है और उसकी कॉपी में एक फूल हमेशा रखा रहता है, वही जो उसने अपने पापा को दिया था। शायद अब वो फूल नहीं, एक उम्मीद है, एक वादा है, जो टूटने नहीं दिया गया।